हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस स्टोरी। स्टूडेंट्स, हमने जो है पहले चैप्टर अपना स्टार्ट किया था। चैप्टर क्लास 9 चैप्टर नंबर 14 नेचुरल सोर्सेस। तो बाकी पॉइंट्स हमने उसमें क्लियर कर लिए थे। नेक्स्ट हमें टॉपिक स्टार्ट करना था ओजोन। ठीक है, तो अब हम अपना कंटिन्यू करते हैं चैप्टर ओजोन एंड ओजोन डिप्लेशन। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि ओजोन क्या होता है। ठीक है, ओजोन किससे मिलकर बना होता है और क्या होता है। ओजोन इज ए मॉलिक्यूल ऑफ द थ्री ऑक्सीजन एटम दैट इज O3। ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन जो O2 होता है, जब इस पर अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ती है तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जब ऑक्सीजन के साथ इसका एक O आके क्या होता है, जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है, O3। O3 मीन्स क्या हो जाता है, ओजोन। ठीक है, तो इसमें आपको पता रहना चाहिए कि ओजोन किससे मिलकर बना है, ऑक्सीजन के थ्री एटम से। दिस इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर दैट इज ए लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि एटमोसफेयर की लेयर है। ओजोन इज फॉर्म्ड व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज इन अपर एटमोस्फेरिक स्प्लिट ऑक्सीजन एटम एंड देन ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म ओजोन। अभी जस्ट मैंने आपको यही चीज़ बताई हुई है। ठीक है, कि ओजोन किससे फॉर्म्ड होती है, अल्ट्रावायलेट रे से। और ये क्या करती है, स्प्लिट करती है ऑक्सीजन एटम को। अभी जस्ट मैंने बताया ना, ऑक्सीजन है, इसको अल्ट्रावायलेट रेस क्या कर देती है, स्प्लिट कर देती है, यानी कि अलग अलग हिस्सों में तोड़ देती है। ये फिर क्या करता है, ऑक्सीजन के अलग एटम के साथ ऐड हो जाता है। मीन्स ऑक्सीजन के साथ ये जो स्प्लिट हुआ है ये ऐड हो जाता है, तो क्या बन जाता है, O3 बन जाता है। ठीक है, कंबाइन विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू द फॉर्म ओजोन, तो क्या बन जाता है वो, ओजोन। ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एज इट डज नॉट अलाउ देम टू एंटर द अर्थ एटमोसफेयर। इफ दे एंटर द अर्थ एटमोसफेयर दे मे हार्म अस इन मैनी वे सच एज द। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओजोन से रिलेटेड आपको 10th में भी है और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ओजोन जो है अल्ट्रा वायलेट ओजोन हमें क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होती है सन से आने वाली, उससे प्रोटेक्ट करता है और एटमॉस्फेयर में उसको आने से रोकता है। अगर एटमॉस्फेयर में अल्ट्रा वायलेट रेज आ जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, बहुत सारे उसके नुकसान होते हैं। तो फर्स्ट, दे में राइज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इट कैन कॉज ग्लोबल वार्मिंग, और ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। इट में कॉज स्किन डिसऑर्डर्स, बहुत सारी स्किन्स की बीमारियां हो जाती है, स्किन कैंसर्स जैसे। इट कैन कॉज आई डिसऑर्डर एंड मैनी मोर, आँखों की प्रॉब्लम्स हो जाती है और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। ठीक है, अब ओजोन की जो ये लेयर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो ये क्यों ख़त्म हो रही है, किस वजह से ख़त्म हो रही है, ये पढ़ेंगे। देर आर सर्टेन हार्मफुल सब्सटेंस दैट द अफेक्ट द ओजोन। बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस है जो ओजोन को अफेक्टेड कर रहे हैं। मोस्टली द वेपर ऑफ द सब्सटेंस मूव टू अपर एटमोसफियर रिएक्ट विद ओजोन कॉजिंग इट डिसोसिएशन। तो क्या हो रहा है, बहुत से सब्सटेंस जो है वेपर्स बन के एटमोसफियर में ऊपर जा रहे हैं और ओजोन को ख़त्म कर रहे हैं। व्हेन डिसोसिएटेड द ओजोन मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू ऑक्सीजन एटम एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, दिस लीड टू बी डिपल्शन। तो इसकी वजह से ओजोन जो है वो ब्रेक हो रही है, ब्रेक होकर उसके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अलग हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर बाय द एयर पोल्यूटेंट्स इज कॉल्ड ओजोन डिप्लेशन। अब ये जो ओजोन लेयर धीरे धीरे एयर पोल्यूशन की वजह से कम होती जा रही है, इसे बोलते हैं ओजोन डिप्लेशंस। एंड फ्रॉम दिस सम सिंथेटिक केमिकल्स आर द रिस्पॉन्सिबल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट आर यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एक्सेट्रा। तो ये ओजोन लेयर को जो ख़त्म कर रहे हैं कुछ सिंथेटिक केमिकल्स हैं, जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन लेयर को क्या कर रही है, ख़त्म कर रही है। और ये कहाँ होती है, ये रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर्स में होती है। ठीक है, तो ये कई बार आ जाता है CFC की फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और कहाँ होती है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर में, और जो कि ओजोन लेयर को क्या कर रही है, ख़त्म कर रही है। देयर आर सर्टेन मेजर दैट आर द टेकन टू द प्रोटेक्ट
this layer, like the emphasizing the use of the alternative of this substance and freezing the use of harmful substance that cause thinning। इसी तरीके से अगर हमने ओजोन की लेयर को प्रोटेक्ट करना है और उसे बचाना है तो हमें इन चीज़ों का अल्टरनेटिव यूज़ करना चाहिए, कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो ओजोन लेयर को ख़त्म कर रहे हैं। तो ओजोन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसका 10th में भी आपको डिटेल है एक चैप्टर में, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आता ही आता है। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक वाटर। वाटर, वी नाउ दैट द हाइड्रोस्फीयर लेयर कंसिस्ट ऑफ वाटर कंपोनेंट विच इज एन इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है ये कि अगर हम वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा तो क्या होगा, वो ख़त्म होगा कि नहीं ख़त्म होगा, ख़त्म हो जाएगा। और जो पीने वाला पानी है वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी तो वैसे अर्थ में हमारे बहुत सारे पानी हैं। ठीक है, तो वाटर यूजुअली एग्जिस्ट एज ए लिक्विड अबव 0 डिग्री सेल्सियस एंड बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। 0 से ऊपर और 100 डिग्री से नीचे तो क्या होता है वाटर। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर अवेलेबल लाइक सरफेस वाटर, रन ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर एंड एक्सेट्रा। ये हमारे अर्थ पे जो वाटर है इस तरीके से अवेलेबल है कि सरफेस पर अवेलेबल है, रन ऑफ के रूप में अवेलेबल है, ग्राउंड वाटर के रूप में अवेलेबल है। ठीक है, ओनली कैपिलरी वाटर इज़ अवेलेबल टू प्लांट्स। लेट अस स्टडी अबाउट प्लांट्स के लिए जो सही है वो कुछ ही वाटर जो है अवेलेबल है। All water bodies like ocean, river, lakes, etc. constituent of the hydrosphere. Hydrosphere comprises of the water that is the inexhaustible resources. तो बाकी तो बहुत सारे हैं जो कि ख़त्म नहीं होंगे वाटर बॉडीज़ जैसे ओशियन वगैरह के, लेकिन जो पीने वाला पानी है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? इट इज़ द कैप्चरिंग, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर एंड द सरफेस रन ऑफ फॉर द फिलिंग इधर स्मॉल बॉडीज और रीचिंग ग्राउंड वाटर। क्या होता है कि जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है कहीं ग्राउंड में या टैंक बना के, तो इस तरीके से उसका बाद में यूज़ किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग। इसके बेनिफिट्स क्या हो? इट इंश्योर वाटर अवेलेबिलिटी, जब हमें ज़रूरत हो तो पानी की मिल जाता है। इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ द फ्लूडिंग एंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में जब पानी ज़्यादा आ जाता है तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं बाढ़ आने के। द ग्राउंड वाटर इज़ द रेगुलेट रिचेस। जो ग्राउंड वाटर होता है उसको प्रॉपर पानी क्या होता है, मिल जाता है। एक सिस्टम और है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, खाद्यान्न सिस्टम। इट इज़ द ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये आजकल चला हुआ है। ये क्या करता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है राजस्थान के लोग ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी कम होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग अर्थन एम्बैकमेंट। ज़मीन के नीचे बहुत बड़ा एम्बैकमेंट बना लेते हैं, मतलब पानी रोकने की जगह, डाउन द स्लोप द कैचमेंट एरिया विच हेल्प टू द रिटेनिंग रन ऑफ वाटर। जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हो कि मान लो ऐसे जो ढलान वाले एरिया होता है यहाँ पर ऐसे टैंक से बना लिया जाता है और पानी क्या होता है इस तरीके से आता हो और इस टैंकों में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और बाद में जब बारिश नहीं होती है तो इन पानी का यूज़ जो है क्रॉप्स वगैरह में कर लिया जाता है। नेक्स्ट, ये तो वाटर हो गया था। वाटर का पोल्यूशन, जो वाटर है वो पोल्यूटेड बहुत हो रही है। आप ये डायग्राम देख के समझ सक रहे होगे कि वाटर कैसे पोल्यूटेड हो रही है, किस तरीके से वहाँ गंदगी फैलाई जा रही है और ये वाटर बॉडीज़ क्या है, सारी ख़राब हो रही है। द कॉन्टामिनेंट ऑफ द वाटर बॉडीज़ विद द हार्मफुल एंड अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। मतलब जिसमें बहुत नुकसानदायक चीज़ें हैं जो ज़रूरी नहीं है वो पानी में मिलाई जाती हैं, तो वाटर उससे क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है, ख़राब हो रहा है। अब वाटर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, किसकी वजह से ख़राब हो रहा है? फिजिकल वाटर पोल्यूटेंट्स जैसे लाइक हीट, ऑयल स्प्लिट। केमिकल वाटर पोल्यूटेंट्स, डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर एंड द पेस्टिसाइड। बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट कौन से, वायरस, बैक्टीरिया। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे वाटर को क्या कर रही हैं, पोल्यूटेड कर रही हैं। हमें पानी को सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए। नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। सोर्सेस कौन कौन से? सीवेज का गंदा पानी जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट जा रहा है, उसमें केमिकल जा रहे हैं, सॉफ्ट डिटर्जेंट जा रहा है, पेट्रोल ऑयल वगैरह जा रहा है। ये सारी चीज़ें वाटर को क्या कर रही है, पोल्यूटेड कर रही हैं। अब वाटर पोल्यूटेड हो रहा है तो उससे इफेक्ट भी पड़ेगा। तो उसके इफेक्ट क्या है? इट कॉज ह्यूमन डिसीज लाइक द टाइफाइड, कॉलरा, जॉइंटिस एक्सेट्रा। इसमें मनुष्य में बहुत सारी बीमारियां हो जाती है जैसे कि टाइफाइड, कॉलरा, जॉइंटिस एक्सेट्रा।
इट लीड टू द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ जाएगा। इट कॉज द वाटर ब्लूम लीडिंग टू द यूट्रोफिकेशन अभी मैं नीचे आपको बताऊंगी इसके बारे में, ठीक है। तो इसका कारण है इट कॉज ए चेंज इन टेम्परेचर भी इसके कारण चेंज हो रहा है। इट लीड टू द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है डिटेल में। इट कॉज द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो ये भी क्या है, ऑर्गेनिक मैटर जो है डिकम्पोजिशन हो रही है उसका भी कारण है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डिकम्पोजिशन कम होगा और जिसकी वजह से गंदगी फैलेगी चारों तरफ। नेक्स्ट है हमारा यूट्रोफिकेशन, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, मैं आगे बताती हूँ। यूट्रोफिकेशन क्या है, द एक्सेस डिपोजल ऑफ द केमिकल इन वाटर बॉडीज लीड टू द एक्सेस ग्रो ऑफ द एल्गी इन वाटर बॉडीज that take up the dissolved oxygen of the water, due to the which aquatic life start the disappear. This is called the eutrophication. eutrophication क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है केमिकल जो है वाटर बॉडीज़ में डाल दिए जाते हैं तो उनमें जो एल्गी की ग्रोथ होती है वाटर बॉडीज़ में वो क्या होती है, नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है और नहीं होने की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो प्रभावित होती है। जैसे कि फिशेस वगैरह है, वो मान लो एक तो एल्गी ख़त्म होने लग जाएगी, उसके बाद उनको फिशेस को खाने को नहीं मिलेगा। जो एल्गी होगी वो खाएंगे, उनके अंदर इतने केमिकल्स होंगे कि वो केमिकल्स उस फिशों के अंदर जाएगा। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इससे उनकी लाइफ जो है प्रभावित होगी, वो डेथ हो जाएगी उनकी या बीमारियां हो जाएगी उनके अंदर। तो इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। एंड नेक्स्ट इज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो इट इज़ द डिफाइंड एज an increase in the concentration of the some harmful substance at the trophic level. Sometimes some harmful chemical may enter into the food chain, and it is the surprising to note that to each step the concentration does not decrease like energy, rather it keep to the increasing at each level. At the maximum suffer is the last organism, like it is give figure the maximum suffer of the lion. तो यहाँ पर क्या है, हम अगर देखें एक एग्ज़ाम्पल कि इस पूरे पैरे का मतलब क्या है कि मान लो जो भी केमिकल्स जा रहा है वाटर बॉडीज़ में, एक एग्ज़ाम्पल सिंपल से बता रही हूँ कि अगर केमिकल्स सारा गया हुआ है वाटर बॉडीज़ के अंदर तो उनको किसने खाया, फिशेस, सॉरी पहले तो एल्गी हुई उससे एल्गी, ठीक है। एल्गी को किसने खाया, फिश ने खाया। फिश को किसने खाया, ह्यूमन ने खाया। तो इस तरीके से जो केमिकल एल्गी के पास था वो कहाँ तक गया, ह्यूमंस के पास तक गया। ये टॉपिक लेवल को डिटेल आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो केमिकल था वो किसी ना किसी रूप में ह्यूमन बीइंग तक गया। इसी तरीके से अगर इस पानी के थ्रू कोई प्लांट जो है वो ग्रोथ कर रहा है, एक कोई प्लांट है वो ग्रोथ कर रहा है, उस प्लांट को अगर किसी मीन्स काऊ ने खाया, ठीक है, उसकी लीफ को, अब काऊ को जो है मैन ने उससे मिल्क यूज़ किया तो कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट उसके मिल्क में गया है और कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट जो है ह्यूमन बीइंग्स में आया है। तो इस तरीके से जो है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मीन्स जो केमिकल्स है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ख़त्म नहीं होता है, वो बढ़ता ही रहता है। तो ये वाटर हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा सॉइल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो, तो लाइक ज़रूर करना ताकि मुझे पता लगे आप लोगों को समझ में आ गया है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना कि आप प्रॉपर आपको पूरी चीज़ समझ में आ गई है, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताना। मुझे इससे पता लगता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आपके लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तब मुझे अच्छा लगता है, मैं आगे की और वीडियोस फिर अच्छे से बनाऊंगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना।